जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 22 से लेकर 30 नवंबर का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कि अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है सुमन बेरी। तो ये पूछा जाएगा कि सुमन बेरी जो चर्चे का सवाल रहा है तो ये कौन है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको जो अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यदि पूछ दिया जाए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया तो सुमन बेरी जी को बनाया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार यहाँ से यह भी सवाल नीति आयोग से पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो गठन हुआ है वह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ है। किसके स्थान पर? तो इसका पहला जो नाम था वो उसे योजना आयोग, नियोजन आयोग भी कहते थे, प्लानिंग कमीशन कहते थे, योजना आयोग। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि भाई जो नीति आयोग जो नाम पड़ा है किसके नाम के जगह पे, तो योजना आयोग के नाम के जगह पे इसका नाम क्या पड़ा है, नीति आयोग। तो फिलहाल यहां से इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन चरण मांझी। ध्यान रखिएगा, बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। मोहन चरण मांझी कौन है? तो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम बने हुए हैं। क्लियर है? उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन आ रखा है कि झलकारी बाई कौन थी। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो एक रिवॉल्ट पढ़े होंगे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में एकमात्र पूछा जाता है कौन मर्दानी थी, मर्द कौन थी। तो आप लोगों को पता होगा झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी वाली जो रानी थी लक्ष्मीबाई रानी, उनकी ये संरक्षिका थी, बॉडीगार्ड थी। तो कई दफा पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई की जो बॉडीगार्ड जो संरक्षिका थी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम झलकारी बाई है। जब तक ये जीवित रहे, जब तक झलकारी बाई जीवित रही तब तक लक्ष्मीबाई को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद हीरोज के हाथों इनको जो है मार दिया गया। क्लियर है? आगे सवाल बढ़ते क्या है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई कि आप देखते होंगे कि अपना एक यूटी है जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार है। तो अंडमान एंड निकोबार में कई जो है जनजाति शेड्यूल ट्राइब के पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि सामान्यतः जारवा जनजाति, शोम्पेन जनजाति, सेंटलीज जनजाति, निकोबारी जनजाति, ऐसे नाम दे दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये सब शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो जनरली सामान्यतः कहाँ दिखाई देते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार में। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपको पता है एक डेटा निकल के आया है, पहली बार इन सभी जनजाति में जारवा जनजाति के 19 मेंबर चुनाव में भाग लिए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कितने जनजाति जारवा के कितने मेंबर जो है वोटिंग प्रक्रिया को पूरा किया, वोट डाला है, तो 19। तो ये अपने आप में ठीक है। तो जनजाति जो है 19 सदस्यों को मतदाता सूची में डाला गया है। पहले इन सबों को लिस्टेड नहीं किया गया था, तो इन सबों को जो 19 जो जारवा जनजाति के मेंबर्स हैं उनको मतदाता सूची में डाला गया और यह भी वोट भी देंगे और दे भी चुके हैं। क्लियर है? अगला सवाल जबरदस्त है और आपसे हो सकता है पूछा जाए, और हरियाणा के लिए ध्यान रखिएगा, हालांकि पूरे देश के लिए क्वेश्चन है लेकिन हरियाणा के स्टूडेंट से यह सवाल पूछा जा सकता है। वह क्या पूछा जाएगा कि देश का पहला संविधान संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए किसके बारे में, संविधान संग्रहालय, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो म्यूजियम जो खोला गया है वह कहाँ खोला गया है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के सोनीपत में खोला गया है। एक यूनिवर्सिटी है
ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, आप लोग को पता होगा बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में क्या खोला गया है, संविधान संग्रहालय। और खास बात क्या है, इसके उद्घाटन देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। खास बात यह है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से, संविधान के पिता किन्हें कहे जाते हैं, तो बी आर अम्बेडकर को। तो बी आर अम्बेडकर के ही साउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे जो है संविधान की जो मूल बातें हैं उसके बारे में वो व्याख्या करते रहते हैं। तो अपने आप में ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यह भी पूछा जा सकता है भाई कि जो संविधान ये जो हुआ, ये ऐसा प्रक्रिया कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा। तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में सोनीपत ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय खोला गया। क्लियर है। कुछ कंटेंट और भी संविधान से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, तो 3 वर्ष लगा। प्रॉपर पूछा जाए तो 2 वर्ष, 2 ईयर, 11 मंथ्स, 11 महीने। और दिन यदि पूछा जाए तो दिन कितने हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएंगे। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि कितने सेशन बुलाए गए थे, तो सेशन टोटल 11 बुलाए गए थे। और टोटल मीटिंग यदि पूछा जाए कि मीटिंग कितने दिन हुई थी संविधान को बनने में, तो संविधान के लिए टोटल जो डेज जो हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, तो 11 सेशन बुलाए गए, टोटल जो दिन जो लगा था 167 दिन। कई बार यह भी पूछ दिया जाता है कि संविधान में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में शब्द की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख प्लस संविधान में शब्द है। क्लियर है। तो ये कुछ कंटेंट था, आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सीधा सा पूछा गया है सवाल कि 1976 में 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1976 में कितने नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, तो 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन को कई बार लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। पूछा जाता है कि भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा बार जो बदलाव हुआ है भारत के संविधान में वह 1976 में हुआ। कितने नंबर के संविधान संशोधन के जरिए, तो 42वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए हुआ है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला भी बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है कि आर्टिकल 368 क्या है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है वह कहता है संविधान संशोधन। तो यदि पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। यह भी पूछा जाता है कि यह जो संविधान अपना संशोधन है यह कहां से लिया गया है, तो दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, वहां से संविधान संशोधन की अवधारणा को हम लोग लिए। क्लियर है। अगले कंटेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला कंटेंट क्या बनता है, भारत के बारे में यदि हम लोग देखा जाए तो नया डेटा आया है, मिल्क प्रोडक्शन में आया है कि भारत का स्थान दूध उत्पादन में क्या है। तो ध्यान रखिएगा विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पोजीशन फर्स्ट है। क्लियर है। और दूध का यदि देखा जाए बेटा पूरे वर्ल्ड में टोटल यदि देखा जाए तो अपना भारत 24%, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना करता है, तो 100% में से भारत कितना मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, तो 24%, या हम कह सकते हैं लगभग 1/4, 25% लगभग मान के चलो, तो एक राउंड फिगर के रूप में देखें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 25% के आसपास। ऐसा भाई यदि देखा जाए
ऐसा क्यों हुआ? ध्यान रखिएगा, एक बड़े अच्छे सलाहकार भारत में हुए हैं, जिनके कारण भारत में बड़े पैमाने पे दूध उत्पादन पे बल भी दिया गया और भारत अव्वल भी हो गया। उनके यदि बारे में बात करें तो एक व्यक्ति जो है ना, उनका नाम है वर्गीज कुरियन। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाता है कि भारत में दूध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्होंने बड़े पैमाने पर मिल्क प्रोडक्शन पे बल दिया, क्लियर है, और इन्हीं के कारण से इन्होंने एक 1970 में एक क्रांति भी चलाए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। इसी का दूसरा नाम यदि देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लड क्रांति। अब यदि देखें, फ्लड का मतलब यदि देखा जाए तो बाढ़ होता है। तो बाढ़ किस मात्रा में लाना? दूध के मामले में दूध का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि विश्व भर में सभी या भारत के हर घर में बड़े आसानी तरीके से कम रेट में क्या हो जाए, पहुंच हो जाए। तो कई क्वेश्चन है, भारत का यदि परसेंटेज पूछा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में भारत कितना परसेंट उत्पादन कर रहा है? 24%। इसका जनक, दूध उत्पादन का जनक किसे कहा जाता है भाई? वर्गीज कुरियन को। इन्होंने ही 1970 में दूध प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति, फ्लड क्रांति जैसे विचारधारा को लाए। और आज आप देखा जाए तो पूरे दुनिया में भारत का प्रतिशत कितना परसेंट हो गया है? तो लगभग 24%, या राउंड फिगर में आपको हम बताए 1/4 पर, मतलब 25%। कई बार यह भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डेयरी उद्योग का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन केंद्र, जो राष्ट्रीय जो डेयरी उद्योग का गठन हुआ है, वह 1965 में हुआ। यहां मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय डेयरी उद्योग जो 1965 में बने हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या इसके पहले ब्रांच कहाँ थे, इसके बारे में आपको जवाब देना है। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाए तो 3 वर्ड पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। सिंपल सा समझिए, विधायिका बनाएगा विधि, विधि का मतलब कानून। जिसने विधि बनाया, कानून बनाया, उसे कह दिए विधायिका। क्लियर है? कानून सही है या गलत है, इसका जजमेंट कौन करते हैं? तो जज करते हैं, जज साहब न्याय दिलाते हैं, न्यायपालिका हो गए। और जब कानून बन गया, विधायिका बनाया, कानून सही है या गलत, यह न्यायपालिका जांच कर लिया, अब उस कानून को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो लागू कौन करेंगे? जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर हैं, वो लागू करवाएंगे। तो वो क्या हो गया? कार्यपालिका, कार्य करने वाला। क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो कानून बनाने वाला विधायिका, सही गलत ठहराने वाला न्यायपालिका, और कार्यपालिका उस कानून को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, रूल रेगुलेट में लाएंगे। क्लियर है? अब यहां देखा जाए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक है कि भारत जो है अभी तक भाई मार्स मिशन किया, आप लोग को भी पता है, चंद्र मिशन कर चुके हैं, सन मिशन, आदित्य मिशन कर चुके हैं। अब सरकार ने यह प्लान बनाया है, सरकार इन द सेंस कहने का मतलब हुआ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा एक प्लान विकसित किया गया है कि 2028 में हम लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। वह जो प्रोजेक्ट होगा वीनस के लिए होगा। वीनस को हिंदी में यदि हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं? शुक्र। तो भारतीय एजेंसी इसरो के द्वारा 2028 में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं शुक्र के लिए। तो यदि पूछा जाए शुक्रयान मिशन या वीनस फर्स्ट मिशन यदि देखा जाए तो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा कब भेजा जाएगा? तो 2028 तक प्रॉपर दे दिए हैं कि 2028 के एंड तक भेज दिया जाएगा। क्लियर है? अगला बड़ा इजी सवाल है, हालांकि मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ समय पहले झारखंड में चुनाव हुए थे, तो यहां से मैं दे रहा हूं कि झारखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, ये जरूर हमें आप लोग बताइएगा। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
कि भारत सरकार जो है बड़े पैमाने पर एक प्लांट लगा रहे हैं। वह प्लांट जो लगा रहे हैं मुख्य रूप से मैग्नीशियम के प्लांट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि भारत सरकार मैग्नीशियम के प्लांट किस राज्य में लगा रहे हैं, तो राज्य हो जाएगा अपना झारखंड। और यदि टाउन एरिया की बात करें तो आपको पता ही है जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा जी के नाम से फेमस है, जमशेदपुर टाटा। तो जमशेदपुर मैग्नीशियम प्लांट भारत सरकार के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर जैसे क्षेत्रों में लगा रहे हैं। हो सकता है यदि क्वेश्चन और डीप दे तो उस प्लेस का जहां लगाया जा रहा है उस प्लेस का नाम है नीलडी। तो भारत सरकार मैग्नीशियम प्लांट झारखंड के जमशेदपुर के नीलडी में लगा रहे हैं। अब क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि इसका यूज प्रेजेंट टाइम में बड़े पैमाने पे है। यदि पूछा जाए आपसे मैग्नीशियम प्रोडक्शन में विश्व में पहला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है, तो चाइना है। भारत सरकार आत्मनिर्भरता घटाने के लिए खुद प्रोडक्शन करेंगे और इससे क्या होगा, सस्ता मटेरियल मिलेगा भाई इंडियन को सस्ता। अब इसका यूज कहां कहां होता है? अब इस प्लांट का मेन जो पहला बेटा मकसद है, मेन यह टारगेट लिया गया है 100 से 200 केजी पर डे मैग्नीशियम उत्पादन करना। क्लियर है? धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एक तो यह आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, उसके बाद यदि देखा जाए तो यह पूछ दिया जाएगा ये जो प्लांट लगा रहे हैं इसका यूज क्या है। तो इसके यूज की हम लोग यदि बात करें तो आज के डेट में देखते हैं छोटे छोटे चिप लगते हैं, मोबाइल हैं, स्क्रीन है, टीवी है, एलईडी है, बहुत सारे चीजों में इसका यूज होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हवाई जहाज के जो छोटे छोटे, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हवाई जहाज के जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे बनेंगे, उसमें जो वेपन्स वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर बनते हैं, परमाणु एटम बम बनते हैं, मोबाइल चिप, तो बड़े पैमाने पे मैग्नीशियम का यूज है, इसलिए मैग्नीशियम प्लांट लगाया जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद देखा जाए अभी बड़ा ही चमत्कारी काम किए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट एक यदि देखा जाए फाइटर प्लेन बनाए हैं, लड़ाकू विमान, और उस लड़ाकू विमान का ही नाम है अदृश्य। हालांकि इसका दूसरा नाम रखा गया है मिस्टर इंडिया। क्लियर है? मिस्टर इंडिया मूवी में क्या होता था भाई, छुप जाते थे। तो ऐसा फाइटर प्लेन बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, किस देश के द्वारा, और ध्यान रखिएगा वर्ल्ड में अभी तक ऐसा फाइटर प्लेन कोई नहीं बनाए हैं इंडिया के अलावा। तो ऐसा बनाया गया है जो अदृश्य, मतलब छुप जाते हैं, या यूं कहें जब ये फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो जो दूसरे देश के रडार होते हैं, लोकेशन होते हैं, उसके पकड़ में कभी भी ये नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो मिस्टर इंडिया। काम करो छुप जाओ भाई, किसी भी मौसम में ये फाइट कर सकते हैं, चाहे वह क्या बोलते हैं एयर में हो, चाहे वह वाटर में हो, लैंड टू लैंड, किसी भी मौसम में किसी भी जगह पे ये आसानी से फाइट कर सकते हैं और दूसरे देश के रडार के पकड़ में भी नहीं आएंगे। इसलिए इसका नाम अदृश्य या मिस्टर इंडिया नाम रख दिया गया। इसके बाद सीधा सा सवाल पूछा जाता है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, ठीक है, कि लोअर हाउस के स्पीकर, पहले स्पीकर कौन थे, तो लोअर हाउस के जो फर्स्ट स्पीकर थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। और यदि प्रेजेंट टाइम की बेटा हम देखा जाए, प्रेजेंट टाइम की यदि बात करें तो कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। क्लियर है? ओम बिरला जी दोबारा लोकसभा के स्पीकर बने हुए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल पूछा जा सकता है बड़े पैमाने पे कि हर्सिल वैली कहाँ स्थित है, हर्सिल घाटी। तो यदि हम लोग करें तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में खास करके उत्तरकाशी, जहां से गंगा गौमुख वगैरह हैं, तो ये हर्सिल घाटी बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। ऐसा क्यों, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। इस हर्सिल घाटी को हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यदि पूछा जाए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो हर्सिल घाटी को कहा जाता है। और यह
किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? तो जिले का नाम क्या देंगे हम लोग? उत्तरकाशी। क्लियर है? अब यहां से देखिए कुछ और, यहां पे यदि देखा जाए तो यदि भागीरथी, मैं बताया हूं गंगा नदी यहीं से निकलती है, ठीक है, यहीं पे नीलकंठ वगैरह जो भोलेनाथ जी के जो एरिया है, क्षेत्र है, वो सभी के सभी यहीं पाए जाते हैं। हालांकि याद रखना हरसिल घाटी ये बहुत जरूरी है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो अभी यदि देखा जाए INS अरिघात, ये मैं पहले बताया हूं आप लोगों को, INS जो अरिघात है एक सबमरीन है, पनडुब्बी है। इससे ध्यान रखिएगा एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को जो लॉन्च किया गया है वह किससे लॉन्च किया गया? तो INS अरिघात। अरिघात क्या है? एक सबमरीन है जिससे इसे लॉन्च किया गया, और बिल्कुल ये ऐसा मिसाइल है, बिल्कुल टारगेट को पॉइंट करता है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होता। क्लियर है? तो यहां से थोड़ा सा आप लोग कंटेंट ध्यान दीजिएगा। हाल फिलहाल में एक चर्चा का एक और वर्ड सब चर्चा में रहा है, फैगल। फैगल क्या है? तो आपसे यदि पूछा जाए तो फैगल के बारे में यदि हम बात करें तो फैगल बे ऑफ बंगाल में अभी हाल फिलहाल में आने वाला क्या है भाई? साइक्लोन। तो फैगल क्या है? एक साइक्लोन है जो कहां पे ये आए हैं? बे ऑफ बंगाल में। अपना जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, तमिलनाडु एरिया को थोड़ा सा ये नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ध्यान रखना फैगल एक साइक्लोन है। ये कहां पे उत्पन्न हुआ था? तो बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था। कुछ और प्रश्न है, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से, गप्पे करने से कोई फायदा नहीं है। अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, आप लोग भी अपना काम कीजिए, और जब मन लगा के अपना काम करेंगे तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता है। अगला है, ये पूछा जा सकता है कि अष्टलक्ष्मी योजना, एक योजना स्टार्ट किया गया है, अष्टलक्ष्मी योजना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये कब किया गया है? तो 6 दिसंबर को। क्लियर है? सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है, अष्टलक्ष्मी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 6 दिसंबर। क्लियर है? एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं हम लोग। एक वैली है जिसका नाम है कांगेर वैली। कई बार फेमस ये सवाल पूछा गया है कि कांगेर घाटी किस राज्य का हिस्सा है? लोग बाग या तो पहाड़ी एरिया मार देते हैं या तो फिर केरला वगैरह। तो कांगेर जो घाटी है मुख्य रूप से ये किस राज्य का हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। आखिरी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। आप लोगों को पता है कि भारत सरकार बड़े पैमाने पे चीता प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए भारत यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो भारत में देश का सबसे बड़ा चीता के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का मतलब रास्ता, जहां पे यह आसानी से आ जा सके। और यह कॉरिडोर लगभग यदि हम लोग बात करें तो इस कॉरिडोर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे? तो जिले की यदि संख्या देखा जाए, जिला की संख्या, तो 22 आएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है चीता के लिए, कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे? तो 22। और राज्य कितने आएंगे? तो राज्य इसमें मुख्य रूप से कितने आएंगे भाई? तो राज्य आएंगे 3। एक तो जहां पे चीता प्रोजेक्ट चलाया गया है मध्य प्रदेश, दूसरे की बात करें यूपी, और तीसरे की बात करें राजस्थान। क्लियर है? तो चीता प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कितने जिले को कवर किया जाएगा? तो 22 जिले को मुख्य रूप से कवर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत लेट हो गई है, करंट अफेयर कोशिश में लगे पड़े हैं, 5-7 दिन में सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा। तो आज दोस्तों इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।